शुरू करें? हाँ जी सर। ये तो सर डिवीजन से हम लोग एडिट करके कर सकते हो ना। डिवीजन तो फॉर्मुलेट करता है, पर अप्रूविंग अथॉरिटी तो डिपेंड करता है कितना का टेंडर डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से। जो एसएससी में चेंज कर रहा है। एसईसी में जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाएगा, डिवीजन बनाता है। वो जानता है हमारा इस प्रोजेक्ट में हमको ये जरूरत है, वो डालेगा, वो जाएगा एसई साहब के यहाँ। वो उनको तीन चार चीज जरूर पढ़ना चाहिए। जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है, तुम लोग पहले देख लो कि जीसीसी में आईटीबी में कोई चेंज, कोई राइटिंग फाइटिंग नहीं किया हुआ हो, कुछ भरा ही नहीं होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट का है वही रखे। कई बार लिख देगा कि टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा यहाँ 2 साल, और अपेंडिक्स टू आईटी में दे देगा 3 साल। मान लो किसी प्रीवियस डॉक्यूमेंट को तुम क्या कर रहे हो कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ भी तुम भरे हुए थे पहले आईटीबी में कि देखो बताए थे, जो जिसका स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट नहीं है अपने यहाँ, उसका तो आप या तो उसके लिए भी कंसल्टेंट हायर करिए कि साहब हमको इसका एक बना दो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट, कर सकते हो। क्योंकि उसको तो अनुभव होगा वो मध्य प्रदेश में क्या होगा, केरल में क्या होगा। तुम सिंपल एक निकाल दो कि हमको सारा डैम का स्टडी करवाना है, हमको एक कंसल्टेंट चाहिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग डॉक्यूमेंट तैयार करना है। एक वो हो गया। दूसरा हो गया, अगर वो तुम नहीं करते तब तो आपके कॉम्पिटेंसी पर है, आप लिखिए, टेक सम प्रायर एग्जाम्पल कहीं से लो, खोजो, ऐसा काम हुआ है। नहीं हुआ है तो कंसल्टेंसी के लिए या कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप बनाइए क्या क्या प्रोविजन है। ऐसे केसेस में भी राज्य सरकार निर्धारित करती है कि टेंडर डॉक्यूमेंट कौन अप्रूव करेगा, ठीक है। तो उनको पास भेजिए, वो अप्रूव करेंगे। सर ये जरूरी नहीं कि वो कैबिनेट से जाए, वो फिर स्टेट में ला दे। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैबिनेट तो एक स्टैंडर्ड कर दिया जो डे टू डे सब फंक्शनिंग में काम होता है, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं हो। नहीं तो सब अलग अलग करेगा, हर कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक उससे हट के तो बहुत कम काम होता है ना, तो वो काम आपका जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कर सकता है आपको। ये देखो यहाँ पर हमने दिया है कि जीसीसी क्या है, एससीसी क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट डेटा क्या कहता है। जीसीसी में स्टैंडर्ड क्लॉजेज रहते हैं जो कि सारे प्रोजेक्ट में लागू होंगे। वो प्रोजेक्ट वेरी नहीं करेगा, जबकि एससीसी में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो रहता है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई या ऐड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डेटा तो समझ गए तुम कि सप्लीमेंट करता है जीसीसी को। जीसीसी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट और ऑब्लिगेशन को बतलाता है, और इसमें रेयरली चेंजेस होता है। रेयरली चेंजेस इसलिए लिखे हैं कि मान लो चेंज करना ही पड़ा, जैसे तुमको लगता है कि नहीं साहब हमारा इस केस में हमको ये, जीसीसी तो कहता है कि हमको ये काम कराना ही पड़ेगा। मान लो जैसे बोनस का क्लॉज है, ठीक है। अब तो अभी हमारा जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर पहले काम खत्म कर दिया तो हम उसको बोनस देंगे। अब हमको इसको बदलने की जरूरत है, तो फिर हमको जाना होगा, कैबिनेट जाना होगा। यहाँ चेंज हो सकता है, लेकिन जो चेंज करने का, जो ओरिजिनल जिसने बनाया था वही चेंज कर सकता है। और एससीसी जो है वो तो हर प्रोजेक्ट में बदलेगा। अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर कुछ रिक्वायरमेंट जनरल नहीं है तो आप उसको नील भी कर सकते हैं, कोई खास हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। देन सेक्शन 5 है, दैट इज अबाउट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। इसमें हम लोग तो रोड के केस में हम मोस्टली लिख देते हैं कि हमारा मोस्ट का जो ये एडिशन है मोस्ट का, वो हम फॉलो करेंगे। आईआरसी का ये पोर्टफोलियो होगा, उसमें ही सारा डिटेल है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इसलिए आइटम वाइज यहाँ स्पेसिफिकेशन हम लोग नहीं देता है। इसी तरह इरिगेशन में पता नहीं वहां भी कुछ प्रैक्टिस होगा इसी तरह, तुम्हारे यहाँ भी इसी तरह की प्रैक्टिस है। सीडब्ल्यूसी गाइडलाइन फॉलो करते हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड फिक्स करता है,
कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का यूनिफॉर्मिटी रखता है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इससे गाइड होता है, जो सारा हमारे रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में दिया हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब सारी टेक्निकल बातें इसमें हमारी आ जाती हैं। ये एग्जाम्पल जैसे हमने एक बिडिंग डॉक्यूमेंट से दे दिया था, all work shall be carried out as per relevant clauses of MRTS specification of road and bridges fifth edition वगैरह वगैरह. The detail of each item of work is given in the BOQ of the work under the column of description of the work. Important drawing related to the proposed work has been presented under section 9. So drawing बता दिए, specification बता दिए कौन सा clause follow होगा, तो ये आपका technical specification हो गया. Then section 6 है form of bid. फॉर्म ऑफ बिड जो है इसमें कॉन्ट्रैक्टर बीओक्यू में जो अपना रेट कोट किया आइटम वाइज, उसको ही वो यहाँ पर एक लिखित ये देता है अंडरटेकिंग कि साहब ये काम हम इतना रुपया में करने के लिए रेट. द फॉर्म ऑफ बिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. इट इज कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर्मल ऑफर टू एक्सिक्यूट द वर्क. इट रिप्रेजेंट्स द बिडर्स डिक्लेरेशन that they have understood the tender documents and are willing to perform the work under the specified terms and conditions. इसका लीगल सिग्निफिकेंस फॉर्म ऑफ बिड का क्या है कि जो हम बोले थे कि एक ऑफर होगा कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो फिर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो ये ऑफर इसी को माना जाता है. फॉर्म ऑफ बिड इज द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफर इन दिस केस. becomes binding once accepted through LOA, letter of acceptance. Can be relied upon in case of disputes regarding bidders' commitments, and it forms an integral part of the final contract. वो तो दिया हुआ तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है, जैसे अवार्ड करोगे तो उसके 20 या 25 दिन कुछ लिखता है, उसके अंदर में आपको एलओ दे देना है और उसके 28 दिन के अंदर में वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देगा. एलओ तो हम लोग अवार्ड करने के साथ ही दे देते हैं. अवार्ड किया, टेंडर कमेटी एलओ देती है. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो हो गया वो टेंडर कमेटी दे देती है. LOI है लेटर ऑफ इंटेंट. सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे लिंक शेयर किया गया है, ताकि उस पे ज्वाइन करें, क्योंकि 10 मिनट में लिंक एक्सपायर हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट पर. तो काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब. LOI एक तरह का IFE है. जैसे इंफॉर्मेशन ऑफ बिडर होता है ना, लेटर ऑफ इंटेंट है, तुम क्या काम कराना चाहते हो. नॉमेनक्लेचर अलग है. नहीं, टेंडर कमेटी अवार्ड इशू करता है, वो देता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर LOA इशू करता है, जो प्रैक्टिस में हमारे यहाँ है. सर ये सिस्टम बहुत होता है, इसके कितने दिन के अंदर ये मुझे दिया था. ऐसे हम देख के बता पाएंगे. वैसे सर एक हो गया कि 1 से 10 के बाद से कुछ टाइम इनको दिया जाता है, सर छूट जाए जाएंगे एग्रीमेंट करवाना. तो ये जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की निकल होती है सर. तो ये ऐसा कि जो डेट ऑफ वर्क जोड़ा जाता है सर, कि कितना दिन में काम खत्म करें, तो सर एलओए का टाइम डेट होगा सर. नहीं नहीं, LOA से कैसे होगा. जो एग्रीमेंट साइन किया, जब तक वो एग्रीमेंट साइन नहीं करता है तब तक तो बाउंड नहीं है. LOA तुम दे दिए, उसके पास ये लिबर्टी है ना कि अपना बैंक गारंटी फॉरफिट करा के काम छोड़ के भाग सकता है. इसीलिए जब एग्रीमेंट साइन कर लिया तब से उसका डे 1 शुरू होगा. अब मान लो एक क्वेश्चन बताओ कि अगर मान लो BOQ में उसने आइटम वाइज रेट दिया और वो उसका टोटल आता है 20 करोड़ 40 लाख रुपया. फॉर्म ऑफ बिड में लिख दिया 20 करोड़ 20 लाख रुपया, तो क्या करोगे. हाँ, फॉर्म ऑफ बिड जो है वो उसका लीगल वैल्यू ज्यादा है,
कि भाई हमारा भले कॉस्ट 20 करोड़ 40 लाख आया, लेकिन हम मानते हैं कि हम आपका काम 20 करोड़ 20 लाख में करना है। फॉर्म ऑफ बिड ही उसको गवर्न करेगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि बीओक्यू तो अब बन गया है, एक्सेल शीट से आता है, तो अरिथमेटिकल मिस्टेक का स्कोप रहा नहीं। लेकिन फॉर्म ऑफ बिड तो अभी भी हाथ से भरता है, तो वहां कभी कभी गलती हो जाती है। देन बीओक्यू, बीओक्यू से तुम लोग सब लोग अवेयर हो, इसमें तुमको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें कॉशनरी एक पॉइंट ये है बीओक्यू में कि आइटम के बाद एक रहता है यूनिट, है ना? यूनिट पर बहुत ध्यान देना है। हम जानता है लोग, हम जब भी आता है सर्कुलर मेरे पास आता था, तो यूनिट तो हम लोग देखते थे। मान लो दे दिया है बीएम का क्वांटिटी, समझे, बिटवीन मैकेडम, अब वो मीटर में लिख दिया, एम टाइप करना रहता है, एम में कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर बीट कर देगा, काम कराने वाले को हेडेक। तो यूनिट आपका बियरिंग है, मान लो ब्रेक का बियरिंग सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो मीटर क्यूब में डाल दिया। रेट कोट करने वाले को भी दिक्कत है कि हम क्या करें, और काम कराने वाले को भी दिक्कत है। या तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा रेट कोट हो जाएगा, या बहुत कम कोट हो जाएगा, आप काम नहीं करा पाएंगे, झमेला होगा। बीओक्यू चेक करने के समय दो चीज देख लो कि एक तो बीओक्यू में हम लोग सिमिलर आइटम को एक जगह जोड़ते हैं। 4 जगह अगर आ गया है, मान लो आरसीसी M20, तो चारों का एक जगह हम लोग लिखते हैं, एक जगह। वो जोड़ कहीं गलती, ये काम अभी भी मैनुअली ही होता है, ये जोड़ में कहीं गलती नहीं हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यूनिट को पक्का मिलाइए कि यूनिट जो है वो आपका सही हो। जब आप इसको डाल दिए टेंडर डॉक्यूमेंट में, तब तो ये चला गया एक्सेल शीट में, वो कॉन्ट्रैक्टर कोट करेगा, वो अपना मैकेनिकली हो जाएगा। लेकिन ये आपको मैनुअल जहाँ इंटरवेंशन है, इसको बढ़िया से करना है। यदि क्वांटिटी में एरर आती है, जो एस्टिमेट था, एक्सक्यूट एस्टिमेट एस्टिमेट था, यूनिटी में गलती मिस्टेक है, तो सर उसके बाद सर जब वो काम करेगा तो सर एक मेजर मिस्टेक, हम तो पहले एग्जाम्पल दिए, 400 200 को जोड़ के 300 लिख दिया। जो रिवाइज तो हम क्या करेंगे, अपनी रिवाइज ये एस्टिमेट में तो है प्रोविजन, नहीं, एस्टिमेट से उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो जो काम धरती पर करने जाएगा उससे ना उसको मतलब है। आप तो बीओक्यू में उसको लिखे 300 मीटर क्यूब, वो रेट कोट किया 300 मीटर क्यूब के हिसाब से। वो क्या जानता है कि अरिथमेटिक मिस्टेक है या हमारा काम बढ़ गया है? वो तो बाद में पता चला कि अरिथमेटिक मिस्टेक है, तो उसके लिए आंसरेबल हूँ कैसे है? रिवाइज करने में तो हम उसमें मान लीजिए सर हमें यूपी में 300 मीटर की मांगे, तो हम तो रिवाइज करते हैं ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट से, हम यूपी नहीं देखते। एग्रीमेंट तो रिवाइज होगा ना, एग्रीमेंट का तो वैल्यू बढ़ेगा, वेरिएशन में जाएगा। हर चीज के लिए रिवाइज टीएससी जरूरी नहीं है। छोटा मोटा क्वांटिटी वेरिएशन के लिए कोई रिवाइज एस्टिमेट क्यों बनाएगा? रिवाइज एस्टिमेट का भी तो दिया हुआ है कि कोर्ट में कब रिवाइज करना है, या तो टेक्निकली बहुत चेंज हो, या प्राइस वाइज इतना से ज्यादा चेंज हो, कुछ उसका है ना। अब थोड़ा बहुत क्वांटिटी चेंज हो गया, वो वेरिएशन से मीट कर जाएगा, तो भी हो जाएगा। चल रहा है कि ऑफलाइन हो गया? भैया, ओके। अब ये जो हमारा एग्रीमेंट है, एसपीडी एग्रीमेंट, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स? 3 स्टेक होल्डर है, एक एम्प्लॉयर है, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक इंजीनियर है। एम्प्लॉयर का स्टेक ये है कि वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट उसके हाथ में है, क्योंकि बजट को वही मॉनिटर करता है, और पेमेंट करना एम्प्लॉयर की जवाबदेही है फॉर द एक्चुअल वर्क डन। कॉन्ट्रैक्टर का स्टेक क्या है कि वो सही रेट कोट करे, जिसका कुछ एग्जाम हम लोग चर्चा पहले भी किए। एंटाइटलमेंट टू पेमेंट वो डिटरमिन करना है, क्योंकि हमारा एसपीटी बताता है कि कॉन्ट्रैक्टर को बिल रेज करना है, तो ही हैज टू से कि आई एम एंटाइटल फॉर दिस अमाउंट ऑफ पेमेंट नाउ। मतलब प्रैक्टिस में हमारा जूनियर इंजीनियर ही अभी भी कहीं कहीं एमबी बनाता होगा,
लेकिन आपका ये बताता है कि कंट्रैक्टर हैज टू पुट अप हिज बिल, इट विल बी चेक्ड बाय द डिपार्टमेंट। फिर इंजीनियर जो है, इस केस में या तो सुपरविजन कंसल्टेंट होता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं। तो उनका दायित्व है मेजरमेंट्स के बारे में, इंप्रीम पेमेंट सर्टिफिकेट करें, और वेरिएशन वेरिएशन जो भी आता है उसको ये करें, क्वांटिफाई करके उसको प्रपोजल बनाएं। दीज आर सम पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड कि ड्राइंग जो है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ हम लोग को रीड करना है। ड्राइंग शो वेयर एंड व्हाट टू बिल्ड, बेसिस ऑफ मेजरमेंट फॉर्म करता है वो, एंड व्हाट इज द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राइंग्स। Approved drawings form part of the contract document. The contractor is contractually bound to execute the work according to these drawings unless revised through a formal instruction or variation. Then this is the last section of our SPD. This is section 10, which is documents to be furnished by bidder. ये इस सेक्शन में हम लोग बताते हैं बीडर को कि अपना बिड बनाने के समय वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको देना है। जैसे कि एसपीटी हम लोगों ने बना के रखा है, तो उसमें मान लो हम लोगों ने तो बता दिया कि क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन देना है, ये देना है, वो देना है, सब वो देना है। लेकिन मान लो इस बीच में कुछ सर्कुलर बदल गया और उसको एक और डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत पड़ गई, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साहब हमको अब सपोज जीएसटी क्लियरेंस मांगने की जरूरत पड़ गई है। कोई कह रहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना सरकार ने अगर कंपलसरी कर दे तो कहाँ पर हम इसको डालेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट डालने का जो उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा, बट देयर शुड बी बेसिस फॉर दैट कि हम क्यों मांग रहे हैं, है ना, ताकि इसके चलते पार्टीजनशिप कहीं नहीं हो जाए। हमारे इस डिसीजन से ये रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम अनइवन प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं, किसी को फेवर कर रहे हैं या किसी को डिसफेवर कर रहे हैं। इसका बेसिस होना चाहिए जो कि एक सरकारी कोई निर्देश ही होना चाहिए कि साहब ये चीज आप मांगे बिल्डर से। इस तरह इस तरह और गया, इसका बैटरी गया। चलो, ये काम कर रहा है ना। इस त- हेलो, हेलो, ऐसे ठीक आ रहा है, ऐसे बेटर है। इसका लाइट चाहिए ना, उसमें जाना है। ठीक है, चलो तो हम बताते हैं। तो इस तरह सेक्शन 10 में हम आकर के हम लोगों ने जो अपना बिडिंग डॉक्यूमेंट था उसको अच्छे तरह से समझ लिया कि बिडिंग डॉक्यूमेंट हमारा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उसमें हमको चेंज करना है, क्या नहीं करना है। तो अब जब मान लो टेंडर हमारा आ गया, तो बिडिंग डॉक्यूमेंट बतलाता है कि एग्रीमेंट का पार्ट क्या क्या होगा, जो कि अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि एग्रीमेंट में जब साइन करेगा कॉन्ट्रैक्टर तो उसमें क्या क्या चीज को अटैच करना चाहिए। तो इसको दिमाग में रखिए कि ये 9 आइटम है, वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट में हमको लगाना है। एलओए लगाना है, नोटिस टू प्रोसीड विद द वर्क्स लगाना है, कॉन्ट्रैक्टर्स बिड, वो जो बिड फॉर्म जमा करता है, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जीसीसी, कॉन्ट्रैक्ट डेटा, एडिशनल कंडीशन कोई अगर हो जो हम लोगों ने बताया था, स्पेशल कंडीशन हो, ड्राइंग्स, बीओक्यू, एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो ये तो स्पेसिफाई करता है कि एग्रीमेंट का क्या क्या होगा। इसमें बहुत चीज ऐसे नहीं भी डालना, आईटीबी का तो जरूरत नहीं है। आईटीबी का काम तो केवल था टेंडर डालने तक, वो यहाँ नहीं जरूरत है उसकी। लेकिन नॉर्मली लोग करते क्या है कि जितना टेंडर डॉक्यूमेंट में डालने थे हम लोग और बिडर जमा किया, सारा को ले लेते हैं, उसके ऊपर एलओए लगाए, वो लगाए, वो हम लोग एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये बताता है एग्रीमेंट एक्चुअल होना क्या क्या कंप्राइज करता है, और हम लोग क्या क्या नॉर्मली प्रैक्टिस में क्या है कि वो टेंडर डॉक्यूमेंट पूरा ही हम लोग ले लेते हैं, जिसमें आईटी भी है, सब कुछ है, उसमें आईएफ भी है। सर, उनसे कुछ नहीं।
सर जैसे अलग-अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कि और सिंडिकेट किसी की होती है जो एसबीडी है सो एसबीडी को ऐसे 2-4 नंबर मान लेते हैं तो आइटम देंगे और सर एक्चुअली स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट किसी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बना होगा वैसे ही सबके लिए भी बना होगा एसबीडी एसबीडी बिडिंग डॉक्यूमेंट हो गया, वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया, ठीक है। वो सारे के हाँ, एसबीडी हो गया। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो हम लोगों ने बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाया, दैट इज अ स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट विच इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। बट प्रोजेक्ट तो वेरी कर रहा है। वेरी कैसे कर रहा है? क्योंकि उसमें एससीसी बदल जा रहा है, उसमें आईटी अपेंडिक्स टू आईटी भी बदल जा रहा है। सरकार जो अप्रूव किया था, देखो ओरिजिनल वो अपेंडिक्स टू आईटी भी टोटल ब्लैंक था, एससीसी टोटल ब्लैंक था, है ना। वहां आपको वेरिएशन करने का पावर था। सर फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एसबीडी डॉक्यूमेंट इज ओनली वन और ये तुमको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर सकता है। कोई कोई F2 पहले से एक अप्रूव्ड है। काम कराने का तो 4-5 कॉन्ट्रैक्ट तरीका बताए थे ना, बीओटी है, ईपीसी है, एस आइटम रेट है। तो आइटम रेट के लिए जो एसबीडी हमारा अप्रूव्ड है सरकार से, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। वैसे ईपीसी का नहीं है मेरे जानकारी में, बीओटी का नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बाद में शुरू हुए हैं। अभी तक कैबिनेट से अप्रूवल का मेरे को जानकारी नहीं है। अगर 2 साल 3 साल में हुआ हो तो पता कर लेना। ऐसा केसेस जब इम्प्लीमेंट होता है तो जो टेंडर या बिडिंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अप्रूविंग अथॉरिटी है, वो अप्रूव करके करा रहे हैं। वो कहाँ से कराते हैं? तो वो मिनिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट रहता है एमआरटीएच का, हमारे यहाँ हम लोग उसी को लेते हैं। उसमें हम लोगों ने यही किया है कि एम्प्लॉयर को मान लो वहाँ डायरेक्टर जनरल लिखता है, तो हम लोग यहाँ इसको चीफ में कर देते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से कह सकते हो कि मिनिस्ट्री का अप्रूव डॉक्यूमेंट है, बट अपना कैबिनेट से अप्रूव डॉक्यूमेंट एसबीडी है। और F2 तो शुरू से पीडब्ल्यू। डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ चीजें माने देखो, तो बता, टेंडर है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, उसको मानने के लिए आप बाध्य थोड़ी हैं। लेकिन भारत सरकार कोई नियम बनाती है जो कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट अपना रूल नहीं बनाता है, तो भारत सरकार को फॉलो करती है। बट भारत सरकार बदल दी तो हम ही बदल रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा सर हम मान लीजिए कुछ पेपर को चेंज कर रहे हैं जो भी चेंज कर रहे हैं तो क्या है तो मान लीजिए देखो, तुम मानोगे, नॉर्मली मानना इसलिए चाहिए क्योंकि वो जब भी करता है तो बेटरमेंट के लिए करता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई चेंज किया जिसका हमारे स्टेट में उसका कोई असर ही नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसा कोई रूल बदल दिया, अपने यहाँ वो लागू नहीं होता है, या हमारे यहाँ उसका गलत उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग नहीं बदलेंगे उसको। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का चेंज है, क्योंकि अपना डॉक्यूमेंट तो यहाँ अप्रूव्ड नहीं है, आप मिनिस्ट्री का फॉलो कर रहे हैं, तो ये देख के ही फॉलो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के लिए ये चीज ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये एग्रीमेंट का कंपोनेंट हो गया। अब क्या है कि मान लो बहुत सारा डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट में लगा हुआ है, कहीं कहीं आपस में दोनों में जो है आ, तालमेल नहीं है, मान लो, तो कौन प्रिवेल करेगा ऊपर में, विच विल बी हैविंग मोर वेटेज। इसका भी एक बार से होता है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो क्लॉज 2.3 आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में उसमें दिया हुआ है। एग्जैक्ट लिस्ट एंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आर स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और जीसीसी। इफ देर इज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, तो ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ये बताएगा कि कौन प्रिवेल करेगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, यहाँ कुछ है वहां कुछ है, ये प्रायोरिटी ये इस तरह का है। सबसे ऊपर आता है एग्रीमेंट, जो आ, आपका फॉर्म ऑफ बिड वगैरह जो साइन करता है वो वगैरह। फिर उसके बाद देख लो क्या सबसे ज्यादा प्रिवेल करेगा। ये कहीं डिस्प्यूट अगर आता है, मान लो जो तुम्हारे लेवल से रिजॉल्व हो सके डिवीजन के लेवल से, तो यहाँ तुम कह सकते हो कि साहब ये नहीं मानेंगे हम, ये प्रिवेल करेगा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर डिस्प्यूट कंटिन्यू करता है तो उसका तो रेमेडी में जाना पड़ेगा। बट दिस इज वन प्लेस वेयर यू हैव बीन गिवन सम प्रोविजन
कि आप उसको डिस्प्यूट को ज़्यादा बढ़ने नहीं दें। अब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में हम लोग 2 पार्ट प्ले करते हैं, एक एम्प्लॉयर का पार्ट प्ले करते हैं और एक इंजीनियर का पार्ट प्ले करते हैं। तो एम्प्लॉयर के रूप में हमारी क्या जवाबदेही है और इंजीनियर के रूप में हमारी क्या जवाबदेही है, इसको समझ लीजिए। यही हम लोगों का मेन काम है पूरे डॉक्यूमेंट में। Employers' responsibilities are the contractual duties to provide the site, drawing, approvals, timely payments, administer the contract fairly, process variations, and justified extensions of time and facilitate successful completion of project. ये एम्प्लॉयर का दायित्व है। Effective discharge of these responsibilities is essential for timely, cost effective and dispute free execution of work. 3 ही टारगेट हमारा है, टाइम से हो जाए, कॉस्ट ओवर नहीं हो, डिस्प्यूट नहीं हो, काम खत्म हो, ठेकेदार अपने घर जाए, हम लोग अपना काम करें। तो उसके लिए ये आपको इतनी जवाबदेही। अब सबसे समस्याएं इसी में आती हैं, समय पर हम लोग साइट हैंड ओवर नहीं करते हैं, वेरिएशन प्रोसेस होने में 3 महीना 6 महीना लग जाए, मान लो टाइम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है, हम लोग उसको टाइमली अगर नहीं, हम लोग कहाँ कहाँ फेल करते हैं ये हम बता रहे हैं। तो हमको फेल नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसी को यहाँ हमने थोड़ा सा इनुमरेट कर दिया है। हैंड ओवर साइट करना है हमको, ये 21.1 क्लॉज में लिखा रहता है कि कब हैंड ओवर करेंगे। फिर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन देना है। इंजीनियर का पॉइंट, अगर सुपरविजन कंसल्टेंट आप रखना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आ गया और सुपरविजन कंसल्टेंट नहीं है, दिक्कत होगी। आपके पास अप्रूवल के लिए आता है कोई मटेरियल या डिजाइन आता है, मान लीजिए, उसको आप करिए टाइमली। क्यों नहीं कर सकता है वो, लेकिन अपने नहीं कर सकता है। जहां भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपको देखना होगा इसका पैसा आएगा कहाँ से, तो आपको चीफ इंजीनियर से परमिशन लेना होगा। कहीं कहीं हुआ है, हमारे साज में तो सारा सुपरविजन कंसल्टेंट, साज भी एक तरह का डिवीजन ही है, समझ लो। फिर आपका टाइमली पेमेंट, पेमेंट से रिलेटेड क्लॉजेज ये हैं, आपको एक जगह लिखा हुआ मिल गया, आप अपना पढ़िए, पढ़िए इसको जा करके। वेरिएशंस को प्रोसेस करना है, ईओटी ग्रांट करना है क्लॉज 28 के हिसाब से। क्लियरेंसेस, यहाँ हम लोग फेल करते हैं, जैसे मान लो कि फॉरेस्ट क्लियरेंस हो या पाइपलाइन को हमको शिफ्ट करना है, कुछ करना है, इंटर डिपार्टमेंटल जहाँ कोऑर्डिनेशन है, वहाँ हम लोग फेल कर सकते हैं। इंस्पेक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। टेकिंग ओवर द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ठेकेदार काम खत्म किया, बात मत करो, बात करोगे तो हमसे करो, टॉक टू मी, समझे। तो अगर ठेकेदार काम खत्म करके दे दिया कि साहब मेरा काम कंप्लीट हो गया, ये क्लॉज बताता है इसके हिसाब से, अब आपका क्या दायित्व है, तो फिनिशिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको पढ़िए, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है, उसके हिसाब से आप उसका हैंडओवर लीजिए। देन उसका सिक्योरिटी रिलीज जब कर दिए, तब जाके आप फ्री हो जाता है। एम्प्लॉयर का रिस्क क्या क्या है? एम्प्लॉयर्स रिस्क आर इवेंट्स और circumstances for which the employer bears responsibility. Financial and times consequences are generally borne by, माने पैसा हमारे पास होना चाहिए काम करा के देने के लिए, फिर विद इन टाइम हम काम करा सकें, ये मेरी जवाबदेही भी है। कॉन्ट्रैक्टर का तो है, पर उसको अगर हम साइट नहीं दिए, हैंडओवर किए, क्लियरेंसेस नहीं दिए, डिजाइन नहीं दिए, तो कहाँ से करेगा? ये हमारी जवाबदेही, जो हम लोग पहले किए हैं सेम चीज है। एडिशनली अगर वॉर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स मेज्योर जो है, वो एम्प्लॉयर का रिस्क है। वॉर, हॉस्टिलिटी, फॉरेन एनिमी वगैरह वगैरह सब लोग जानते हो तुम लोग। ये तो हमारा पार्ट था। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहाँ? कॉन्ट्रैक्ट में से क्लॉज में हाँ, प्रोजेक्ट वर्क क्लोज होगा उसके पहले उनको एज बिल्ट ड्राइंग सबमिट करना, जो कि प्रैक्टिस में कहीं मैंने देखा नहीं। पर एज बिल्ट ड्राइंग अगर नहीं जमा करता है,
वो लेकर के आप उसको कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करिए। उसके लिए उसको लटका के मत रखिए 6 महीना। इस समय डिफरेंस होता है। ये हमारा हम देखो कॉन्ट्रैक्टर का भी फेलियर है, हमारा भी फेलियर है। जो कॉन्ट्रैक्टर इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, इतना बड़ा डैम बना दिया, वो एज बिल्ट ड्राइंग कैसे नहीं जमा कर सकता है? वो तो डे टू डे रोज उसके पास सारा कुछ है ही बना हुआ है, सारा एलएचसीएस लिए हुए है, सारा काम ड्राइंग से करा है, तो सरिया के देना ही तो है। हम लोग नहीं ले पाते हैं। यही चीज छोटा चीज, ये देखो तो खुल गया कैसे क्या? एक छोटा चीज है इंश्योरेंस। जरूरत नहीं। इंश्योरेंस हमको लेना है ना कॉन्ट्रैक्टर से, वर्क का इंश्योरेंस है, पर्सनल का इंश्योरेंस है, वो भी नहीं होता है। जितना ऑडिट पारा देखोगे सब में एक पारा लिखा रहेगा इंश्योरेंस नहीं लिया कॉन्ट्रैक्टर ने, कोई ध्यान नहीं देता उसमें। वर्क का भी इंश्योरेंस है, उसके कॉन्ट्रैक्टर का जो है उसका एम्प्लॉइज जो है उसका भी इंश्योरेंस है, सब कुछ है। साइट पर दुर्घटना हो गया, एज ए एम्प्लॉयर यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ना, तो उसके लिए या तो आप पैसा भरेंगे या कॉन्ट्रैक्टर भरेगा। तो हम लोगों ने प्रोविजन किया कि कॉन्ट्रैक्टर इंश्योरेंस कराएगा उसका। ये साइज की बात होता है। ये साइज की तो कुछ होता है। हाँ वो जमा करे। हम मान लो 50 लेबर एंगेज किए हैं, तो मेरे पास ये इंश्योरेंस है। वर्क हमारा 50 करोड़ का है, उसका भी प्रोविजन है कि इतना का इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्लिगेशंस में हम लोग आ गए। उसका जवाबदेही है टू एक्सिक्यूट, कंप्लीट एंड मेंटेन द वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। इट इज नोन टू एवरीबॉडी, कोई नया चीज नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क क्या क्या है? Contractors' risk are events, losses, or circumstances for which the contractor is responsible. उसके लिए जो फाइनेंशियल या ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंसेज है वो बियर करेगा वो, एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज देम थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, सुपरविजन, इंश्योरेंस एंड एक्सक्यूशन। ठीक है, उसका रिस्क को वो कैसे कवर करेगा? प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। 4 दिन झारखंड बंद हो गया मान लो, कोई बंदी हो गई, तो उसका तो उसकी गलती तो उसमें नहीं है, पर उसको वो कैसे मीट अप करेगा, उसके लिए उसके पास प्लानिंग होना चाहिए। वर्क प्रोग्राम का तुम्हारे पास प्रोविजन है, अपडेटेड वर्क प्रोग्राम देने का प्रोविजन है। उसके रिस्क में डैमेज टू फिजिकल प्रॉपर्टी और पर्सनल इंजरी एंड डेथ जो होगा कॉन्ट्रैक्ट में, उसके लिए वो जवाबदेह है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। नो, वर्क प्रोग्राम का अप्रूवल इंजीनियर करता है, वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन वो किसी लिमिट तक ही कर सकता है। वैसा वर्क प्रोग्राम दे दिया, 1 साल काम हम 3 साल में करेंगे, तो उसके स्कोप के बाहर है ना? आपको करना क्या चाहिए? वो सब ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए, वो सब रिस्क से बचने के लिए, रीड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अधिक चीज दिखाई रहता है कि ये करना है। गिव इंस्ट्रक्शंस ओनली इन राइटिंग, जवानी कुछ नहीं चलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। टाइमली पे करिए, रिकॉर्ड रखिए पूरा, अननेसेसरी डिले को अवॉइड करिए, और कोई डिस्प्यूट अगर आने वाला है तो उसको पहले ही कोशिश करिए कि उसको हम मीट कर लें। व्हाट यू शुड डू एज एन एम्प्लॉयर एंड इंजीनियर, यहाँ हम लोग आप ही पर फोकस किए हैं कल। ये सब चीज जो है, इस सबको बढ़िया से पढ़ो पहले, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को। मतलब हम भी इतना साल नौकरी किए, पर कहो कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का एक एक लाइन हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिसका कोई यूज भी नहीं होता। अब बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसका बार बार यूज होता है, तो उसको तो आदमी पढ़ता है, लेकिन मतलब तुम लोग सब अच्छे ऑफिसर बनो, और तुम लोग पूरा पढ़ो बढ़िया से। तुम लोग को याद होना चाहिए कि कहीं कोई पूछे, साहब इस जगह हमको जाना है, इस जगह से ये मिलेगा हमको, तो इसे डिस्प्यूट नहीं होगा। अपने मन से डिसीजन ले लोगे, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन उसका कहीं पर किया हुआ है कुछ, डिस्प्यूट होगा, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल।
नेवर एडमिनिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एजम्पशंस, ऑलवेज रिलाई ऑन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। जो लिखा है उसके बाहर किसी को पावर नहीं। साइट को हैंड ओवर करिए टाइम पर में। माने हम लोग यहीं पर फेल करते हैं, ये सब पॉइंट ध्यान देने का है। सर इसका मतलब क्या है सर? हमारे से जो पैस को जो ठीक है और ऑफ साइड है इसमें हमको क्या है? तुमको ये करना है कि अगर मान लो तुम जहाँ डैम बना रहे हो वहां पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ को हटाना किसका जवाबदेही है? इरिगेशन डिपार्टमेंट का। हमारा रोड चौड़ा कर रहा है, तो हम कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिए और उसको जगह हम दे नहीं पा रहे हैं काम करने के लिए। फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया, या तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में इनबिल्ट हो कि साहब हम 6 महीना एडिशनल टाइम दे देते हैं, उसमें हम पाइपलाइन शिफ्ट कराएंगे और हम ये कराएंगे, लेकिन दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। आप जब ठेकेदार को काम देने जा रहे हैं तो उसके पास आपको जगह भी तो होना चाहिए देने के लिए। वो एम्प्लॉयर का जवाबदेही है। तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे से पहले सब क्लियरेंस ले अपना अपना यहाँ आरसीडी में एक चिट्ठी कभी निकली हुई है, 90% से जगह अगर आपके पास कम है तो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड मत करिए। हमारे यहाँ भी है, अपने यहाँ भी है। ये ठीक खोजो, अभी हमको याद है 90% था, फिर उसको शायद 80 किया या कुछ किया, इस तरह का था। आपके पास जगह होगा तब तो ठेकेदार को आप देंगे। ड्राइंग वगैरह देना हमारी जवाबदेही है, वो टाइमली दीजिए। फेयर एंड इम्पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रीट ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स फेयरली। जहाँ डिस्प्यूट होता है अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस कंसिस्टेंटली। मॉनिटर प्रोग्रेस रेगुलरली। आपका डॉक्यूमेंट कहता है कि मंथली मीटिंग करना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, मीटिंग करिए, उसका मिनट्स बनाइए। क्वालिटी कंट्रोल हमारी जवाबदेही है, कॉन्ट्रैक्टर की तो है ही, और उसको देखना हमारा जवाबदेही है। वेरिएशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करिए, पेमेंट्स को टाइमली प्रोसेस करिए, ईओटी को बढ़िया से प्रोसेस करिए टाइमली। अब ये बताओ हमको कि मान लो कोई एग्रीमेंट अगर 2 साल का हम किए, ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो गया, काम हमारा खत्म नहीं हुआ है, और 1 साल 10 महीना के बाद कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करता है कि हमको साहब 6 महीना का टाइम एक्सटेंशन और चाहिए, हम काम नहीं कर पाएंगे 2 महीना में, हमको 6 महीना दीजिए। तो क्या हमको ये ईओटी को काम खत्म होने के पहले देना चाहिए या बाद भी दे सकते हैं? यहाँ 2 तरह का इशू है, समझे। एक तो चिट्ठी पहले कभी निकला हुआ था डिपार्टमेंट से में कि कॉन्ट्रैक्टर काम करे, हम उसको टाइम एक्सटेंशन तभी देंगे जब काम कंप्लीट हो जाएगा। ये लेटर भी था, लेकिन आज तुम्हारे डिपार्टमेंट में जो प्रैक्टिस है उसी को फॉलो करो, जहाँ जो काम कर रहे हो। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आइडियली आपको काम खत्म होने के पहले ये उसको देना चाहिए, so that the contract is live even after that intended completion date। हाँ, या नहीं दे सकते हो तो ईओटी तो आपको देना ही है, अगर काम खत्म करना है तो फिर एलडी लगेगा उसको, बट यू हैव टू एक्सटेंड द टाइम। ठीक है, तुमको 3 महीना देते हैं, लेकिन तुमको एलडी लगाएंगे क्योंकि गलती तुम्हारी है, और गलती अगर हमारी है तो हम ईओटी देंगे, एलडी नहीं लगाएंगे। तो ये क्रिटिकल चीज है। कॉन्ट्रैक्ट में जो वेरिएशंस हो जाती है उसकी वजह से जो काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है उसको क्लियर पे करना पड़ता है क्लियर कोई जरूरी नहीं है। टाइम एक्सटेंशन का जो क्लॉज है एसबीडी में, उसमें लिखा हुआ है टाइम एक्सटेंशन तब दिया जाता है जब चाहे तो वेरिएशन के चलते उसको दें या कॉम्पेंसेशन इवेंट होता है। 2 कारण से हम लोग टाइम एक्सटेंशन देते हैं। वो अलग अलग तरीका है डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन ईओटी जो हम लोग देते हैं ना,
वो वेरिएशन अगर ऐसा है जो कि मान लो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम उसको चाहिए तब देंगे, अगर ऐसा कोई वेरिएशन है नॉमिनल है तो उसके लिए टाइम ईओटी नहीं मिलेगा। वो तो बताएगा ना प्रोपोजल वेरिएशन के साथ उसको। कॉन्ट्रैक्ट एडमिशन बहुत आसान काम नहीं है, समझे ना। हम लोग बहुत उसका टिप को टच करके निकल जाते हैं काम करके। आपको प्रॉपर्ली इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाना होगा कि अगर वेरिएशन कोई आप इशू करते हैं तो उसका उसका टाइमलाइन पर क्या असर पड़ेगा इसको भी एसेस करिए। कॉन्ट्रैक्टर से लीजिए कि आई डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस वेरिएशन, तो आप उसके लिए ईओटी उसको नहीं जरूरत होगा। अब मान लो हम उसको क्या बोलते हैं, रोड स्टड लगाना है हमको, ठीक है, थोड़ा सा लगाना था, उसको हम डबल कर दिए क्वांटिटी और टाइम दिया हुआ उसको 2 साल काम खत्म करने का। तो 50 स्टड अलग लाने के लिए उसको तो 1 महीना नहीं देंगे अलग से, इस बीच में आराम से कर सकता है। तो वेरिएशन टू वेरिएशन आपको देखना पड़ेगा कि किसमें जरूरत है उसको। हाँ बता दें। बोनस का क्लॉज पढ़ो, बोनस का क्लॉज क्या कहता है। बोनस का क्लॉज कहता है ना कि अगर पहले खत्म कर देगा, 1 महीना पहले करेगा तो इतना परसेंट देंगे, 2 महीना पहले करेगा तो इतना देंगे, मैक्सिमम इतना बोनस हम दे सकते हैं। काम खत्म करने पर ही तो है। ईओटी से पहले खत्म कर दिया। ईओटी जब ग्रांट हो गया तो इट इज वैलिड एक्सटेंशन ऑफ योर ओरिजिनल एग्रीमेंट। जो सब क्लॉज ओरिजिनल टाइम में था सब अप्लाई करेगा एक्स्ट्रा टाइम में, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये जो तुम बोले ना बोनस वाली बात, इसमें एक दो केस ऐसा आया हम लोगों को कि कॉन्ट्रैक्टर काम पहले खत्म कर दिया। काम के लिए उसको दिया हुआ था मान लो 2 साल, वो खत्म कर दिया 1 साल 9 महीना में। और जब बोनस का क्लेम आया तो बोनस तो उसका जेन्युइन है, लेकिन वहां गलती क्या हो गई थी कि उसको जो टाइम दिया गया था ओरिजिनल टाइम ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए था 18 महीना, और उसको दे दिया 2 साल। तो यहाँ तो जो टाइम अलॉट किया टाइम ऑफ कंप्लीशन, गलती उसकी है, कॉन्ट्रैक्टर का तो गलती नहीं है। आप तो उसको 2 साल बोले थे, वो 1.5 साल में, 2.25 साल में कर दिया। पर आप ही को उसको देना था 1.5 साल। तो ये भी एसबीडी अप्रूव करने के समय में, बिडिंग डॉक्यूमेंट अप्रूव करने में हम 3 बार चेक करवाते थे उसको कि टाइम ऑफ कंप्लीशन जरूर चेक करो। क्योंकि तुम अगर ज्यादा टाइम दे दोगे तो सर्कुलर बना हुआ है कि इतना का काम होगा तो इतना टाइम मिलेगा, इतना का काम होगा तो इतना टाइम दिया जाएगा। वो कटना क्या चाहिए वो एलडी है, जो काटते हो वो एलडी नहीं है। वो तुम तब तक कुछ नॉमिनली काट करके 10% लोग रख लेता है, बट दैट इज नॉट मेंशन इन योर एसबीटी। वो आपको टाइमली डिसीजन लेना है कि इसको ईओटी देना है तो विथ फुल फैसिलिटी देना है, या नहीं देना है तो इसको लिक्विडेटेड डैमेज लगा के देना है। तो हाफ वे वाला बात है वो, कि जब तक ईओटी ग्रांट होगा तब तक कुछ काट के रख लेता है। ईओटी जब ग्रांट किए तो दोनों तरह से ईओटी इज एक्सटेंशन ऑफ द कंप्लीशन डेट। दोनों को, इसको जो है बेसिकली तुम दो तरह से समझो। ईओटी इज एक्सटेंशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार, वो बड़ी, हम लोग एनएच में भी काम किए हैं, वो टाइम से पहले ही दे देता था। या अगर आपका एग्रीमेंट पीरियड खत्म हो गया, पेमेंट ही नहीं करेगा, तो आपको पहले ही उसको एक्सटेंशन करवा लीजिए आप, ठीक है। अब वो एक्सटेंशन एक इशू है, लेकिन वो एक्सटेंशन के लिए उसको हम जिम्मेदार मानते हैं या खुद को मानते हैं, ये दो पहलू उसके हैं। अगर वो जिम्मेदार हम हैं तो उसको एलडी नहीं काटेंगे हम, लेकिन अगर जिम्मेदार वो है तो भी उसका हम बोलेंगे ठीक है तुम काम तो करो भैया, और 3 महीना टाइम दिए तुमको, लेकिन तुमको एलडी लगेगा। दो ही तरीका हो सकता है। वो एलडी लगाने का फॉर्मूला भी तो दिया हुआ है, पढ़ो उसको। 10% जो काटते हो बिल से, वो कहीं थोड़ी लिखा हुआ है। एलडी पर डे लगता है, ठीक है। आप जितना लेट कर रहे हैं पर डे आपको इतना रुपया कटेगा। मैक्सिमम उसका है 10% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू। एग्रीमेंट वैल्यू, नॉट द करेंट बिल वैल्यू, ठीक है। तो
बिडिंग डॉक्यूमेंट पर जाओ, हमेशा देखो बिडिंग डॉक्यूमेंट क्या कहता है, उसको कोशिश करो जितना इम्प्लीमेंट हो सके करें। देन ये सब आपका एडिशनल ड्यूटी है। कोऑर्डिनेशन मीटिंग, रिकॉर्ड डिसीजन एंड सर्कुलेट डिसीजंस, मुझवानी कुछ नहीं होना चाहिए। मैनेज रिस्क्स एंड देन क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। अब ऐसा करते हैं, इसको 4 स्लाइड बचा है, इसको खत्म करके फिर हम लोग तुम लोग का थोड़ा क्वेरी देखते हैं, जितना हो पाएगा हम कर लेंगे। अब देखो, फिर एक बार हम इसको ये कर दिए, मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, हैंडिंग ओवर साइट, डिजाइन ड्राइंग टाइम पर नहीं देते हैं, सीडीओ आता है क्या जी, और उसके बाद उसके अप्रूवल में लगता है 3 महीना, तब तक में बरसात आ गया तो फाउंडेशन कर नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा बीच बीच में वेरिएशन होता रहता है, कारण है कि डीपीआर ठीक से नहीं बना हुआ है। देन पुअर कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब चीज है, डिसीजन लेने में आप टाइम लगाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। भाई ऐसा करो, तुम फाउंडेशन को 1 फीट और नीचे ले जाओ, बोल दिए इंजीनियर साहब, वो भी ले गया बेचारा, लिख के दिया नहीं, गुड फेथ में काम कर दिया, जब बिल बन के आया अरे वाह, 1 फीट ज्यादा लग गया, इसका तो इतना लाख रुपया बढ़ गया, कहीं रिटर्न नहीं है, अब तुम जाओगे तब तक में जेई बदल गया, एई बदल गया, उसको तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना साइट ऑर्डर बुक में। अब सबके यहाँ दौड़िए, कोई है कोई नहीं है, ये सब दिक्कत आती है, तुम लोग फेस करते होगे, तो जब डिसीजन दिए उसी समय उसको साइट पर लिख दिया। डिले इन पेमेंट्स, क्वालिटी इश्यूज, कॉन्ट्रैक्टर्स का जो कंस्ट्रेंट नॉर्मली हम लोग फेस करते हैं कि लेबर कम लगाएगा, मशीनरी कम लगाएगा, स्किल्ड पर्सन नहीं रखेगा, एग्रीमेंट में लिख देगा कि हम 2 ठो डिग्री वाला रखेंगे, 4 ठो डिप्लोमा रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, कुछ रखेगा नहीं। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यहाँ तुम्हारे यहाँ 3 काम लिया, 3 ठो इरिगेशन में भी ले लिया, 2 ठो बिल्डिंग में ले लिया, अब पैसा उसके पास लिमिटेड है, आपका काम फंसा। मटेरियल सप्लाई का उसको प्रॉब्लम हो सकता है, वेदर कंडीशन का हो सकता है। दीज आर सम ऑफ द फेस प्रॉब्लम्स जो कॉन्ट्रैक्टर भी फेस करता है। जैसे ही आपका टाइम बढ़ेगा, प्राइस एस्केलेशन बढ़ेगा, क्लेम्स डिस्प्यूट बढ़ेगा। कॉमन क्लेम जो होता है वो डिले, आइडल मशीनरी, एक्स्ट्रा आइटम, क्वांटिटी वेरिएशन, एस्केलेशन, ईओटी के लिए होता है। देन सेफ्टी इश्यूज जो रहते हैं वो कोऑर्डिनेशन, मान लो मंथली मीटिंग वगैरह नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्टर भी अपना प्रॉब्लम नहीं बता पाता है, आप भी उसको टाइमली रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि आप मंथली मीटिंग करिए, वर्क प्रोग्राम लीजिए, अपडेट कराइए वर्क प्रोग्राम को, इसको हम कराए हुए हैं, वर्क प्रोग्राम कोई नहीं कराता था, आई वॉज पोस्टेड समवेयर, तो हम लेते थे कि तुम पिछड़ गए हो। ये होता है कहाँ पर में अच्छा से, जहाँ सुपरविजन कंसल्टेंट है मान लो, उसका तो फौज रहता है, तुम्हारे पास एक जेई है जिसके यहाँ 4 काम है, उसका एक प्रोजेक्ट पर सुपरविजन कंसल्टेंट 5, 7, 10 आदमी रखता है, तो कॉन्ट्रैक्टर से डेली डेली लेता है कि आज आपका क्या काम है, क्या बोलता है उसको जी, वर्क प्रोग्राम नहीं, वर्क प्रोग्राम से ही वो डे टू डे एक्टिविटी का लेता है कि आज क्या होगा। वो बोलेगा हम 15वां किलोमीटर में किलो पोस्ट गाड़ेंगे, 17वां में हम बिटुमिनस में मैकेडम करेंगे, अब वो डे टू डे उसके पास रिकॉर्ड है आज क्या करना है। हाँ, उसका एक नाम है, अब याद आएगा तो बताएंगे। हाँ, तो उसको अगर मान लो वो नहीं कर पाया उस दिन में, तो मंथली मीटिंग में बैठेगा तो निकाल के बता देगा साहब इतना काम है उसका, बताते हैं। तो आपको पता चल गया कि इतना काम वो नहीं कर पाया जो इस महीना में उसको करना था। वर्क प्रोग्राम जो है वो हम लोग को देता है, जो लंबा लंबा लाइन खींच के देता है, उसके बार चार्ट देता है, उससे कुछ समझ में आता है। 25 किलोमीटर का रोड है, दिखा देगा जनवरी से अक्टूबर तक हम कर देंगे अर्थ वर्क, मार्च से तक कर देंगे जीएसबी। अरे
फिर उसको तोड़ना है इसको छोटे-छोटे टुकड़े में। फिर वो आएगा डे टू डे एक्टिविटी में कि आज क्या करोगे? तो ठीक है टेंडरिंग पर्पज़ से हम लोग उतना मान लेते हैं कि भाई 2 साल का काम ही कम से कम ये तो एग्री कर रहा है कि 2 साल में करके हम दे देंगे। लेकिन जब आप आते हैं काम कराने के लिए तो उसे डिटेल वर्क प्रोग्राम लीजिए, फिर उसको डे टू डे में तोड़ता है, हम देखे हैं सुपरविज़न कंसल्टेंट को, जहाँ नहीं फ़ेल कर गया तो अपडेटेड वर्क प्रोग्राम लेता है उससे और फिर अगले महीना पूरा कराने को ये काम कराने का तरीका है जो आपको एसवीडी बताया है। अब जहाँ तक करा पाते हैं वो तो हम लोग के एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्टर के एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। इस तरह मेरा भाषण समाप्त हुआ आज का। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ-कुछ तुम लोग को बताया जो कि कुछ अनुभव से हाँ जी? हाँ। नहीं, नहीं वो जो हम बत हैं? हाँ, वो हम बताएँगे, बताएँगे। आई विल टेल यू। थोड़ा टाइम दो वो लोग कॉन्ट्रैक्टर जमा करता है, समझे ना? सुपरविज़न कंसल्टेंट को। आप कुछ अगर मान लो जैसे एनएच हैं? साथ में देता है। एनएचएआई में मान लो 1 किलोमीटर है, एक काम है 100 किलोमीटर का। एक कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया है। तो कंसल्टेंट क्या जानेगा कि आज कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पर क्या काम कर रहा है? उसको तो पता होना चाहिए, तब वहाँ आदमी भेजेगा। तो डे टू डे एक्टिविटी का उसको देता है कि हमारा आज यहाँ काम होगा, यहाँ काम होगा। दैट देयर इज स्पेसिफिक टर्म फॉर दैट। हम बता देंगे तुमको या मैसेज कर देंगे। नहीं वो तो साइट जो है वो जीसीसी में दिया हुआ है। साइट हैंडओवर करना है आपको, कब देना है वो उसका कॉन्टैक्ट डेटा में आ जाएगा। इमीडिएट करेंगे, 3 महीना बाद करेंगे। हम लोग का तो क्या ऑपरेशन का हम कर रहे हुँ, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हम उसको ऑपरेशन बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें कुछ प्लेसमेंट या क्लाइंट के साथ काम करवाए पनिशमेंट क्या है? देखो कॉन्ट्रैक्टर 2 तरह का गलती उससे हो सकता है। एक सब स्टैंडर्ड वर्क कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। यही तो सब गलती वो करेगा। सब स्टैंडर्ड वर्क अगर करता है, तो तुम्हारे पास पावर है रिजेक्ट करने का। ये तो नहीं है कि तुम जो भी काम कर तुम गच्छे हो हमसे कि ये स्पेसिफिकेशन का हम काम करेंगे, इस ड्राइंग के हिसाब से करेंगे। ये तुम्हारा एग्रीमेंट है। अगर तुम नहीं करोगे, तो हम तुमको उस वर्क आइटम को रिजेक्ट करेंगे, तोड़ के दोबारा करो। सबसे आसान। तब भी नहीं करते हो, तो अगर तुम्हारे यहाँ वो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है, उसको तुम दीवार कर सकते हो, ब्लैकलिस्ट कर सकते हो। पेनल पावर तो है तुम्हारे पास में और अपने आरसीडी में तो है और डिपार्टमेंट में भी होगा कि अगर बाहर का ठेकेदार आके काम कर देता है तो उसको 1 महीना या 3 महीना 3 महीना के अंदर में आरसीडी में भी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो आपको अब ये नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार को लिखना होगा कि भाई इसको पेनलाइज करिए। 3 महीना के बाद तो हम ही उसको कर सकते हैं। प्लस काम अगर खराब करता है तो उसका आपके पास पावर है रिजेक्ट करने का। हाँ ऑब्वियसली बिल नहीं करोगे। हाँ जो अपने वही चीज को दूसरा पेट में भी डालता देखो देखो हर एग्रीमेंट अलग अलग है, ठीक है। तुम्हारे पास जो एग्रीमेंट साइन किया ये दिमाग में क्यों आ रहा है कि एक ही आदमी से 2 जगह करा लेगा? हमारे यहाँ तुम दिए हो, उसमें तो लिखे हो कि मिस्टर फलाना फलाना को हम आपको देंगे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ये कहाँ लिखे हो कि वो आपके यहाँ महीना में 10 दिन काम करेंगे और 10 दिन दूसरी जगह करेंगे? वो तो नहीं लिखा है। सब कुछ पेमेंट वगैरह उसी के नाम से कर उसके थ्रू हमें क्या करना चाहिए मतलब आप को चेक करना चाहिए या कुछ सब लेटिंग जिसको किया है उसके लिए तो जवाबदेह वो कॉन्ट्रैक्टर है। आपके आप आपके लिए जवाबदेह तो आपका प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है। सब लेटिंग अगर अनऑथराइज्ड किया है तो वो तो पहले गलत काम में हाँ तो लीगली वो गलत काम किया है। ठीक है आप उसके लिए उसको लिख सकते हैं कि साहब हमने आपको काम अवार्ड किया है बाय व्हाट ऑथोरिटी दिस पर्सन इज
doing this work. सबलेटिंग का भी प्रोविजन है, कर सकता है वो। तो एक तो सबलेटिंग का प्रपोजल वो बिड के समय ही भी दे सकता है कि हम इतना परसेंट काम तक फलाने को हम ये करेंगे। उस समय आपको इवैल्यूएट करना है उसका भी क्वालिफिकेशन जिसको सबलेट करेगा। हाँ, बिल्कुल देखिएगा। लेकिन अगर पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर वो सबलेट करता है तो हमको नहीं लगता है ऐसा कोई प्रोविजन है पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट सबलेट में। रहता है, रहता है। प्री बिड मीटिंग के बारे में तो आईटीबी में लिखा रहता है कि इतना तारीख को होगा, या एनआईटी में भी आप लोग देते हो, कंपलसरी है। और प्री बिड मीटिंग का मतलब क्या है, ये क्यों कंडक्ट किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो भी प्रोस्पेक्टिव बिडर है उसको अगर आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या उसको कुछ ऑब्जेक्शन है, क्लैरिफिकेशन है, तो वहाँ रेज करेगा। वो सुधार के लिए भी कर सकता है आपको, ठीक है। और प्री बिड मीटिंग का मिनट्स ड्रॉ होना चाहिए। जो मिनट्स ड्रॉ होगा वो मिनट्स सर्कुलेट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए सर्कुलेट? जो लोग मीटिंग में आया उसको भी, जो नहीं आया उसको भी, मतलब आप उसको फिर वेबसाइट पे डाल दीजिए, साहब ये प्री बिड मीटिंग हुआ, उसमें ये क्वेरी आई, इसका ये क्लैरिफिकेशन है। उसमें बिडर का नाम आपको नहीं देना है, कौन आके क्या पूछा ये नहीं देना है। खाली आप लिखिए कि क्वेश्चन ये रेज हुआ, इसका ये रिप्लाई हुआ। बिल्कुल है ना। क्लॉज चेंज वही कर सकता है जिसको, जिसने ओरिजिनल क्लॉज बनाया था। प्री बिड मीटिंग या टेंडरिंग अथॉरिटी, अप्रूवल अथॉरिटी। हाँ, अगर मान लो मिस्टेक इस तरह का है कि 5,000 मीटर क्यूब वो कर रहा था कंक्रीटिंग, तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में 2,500 आना चाहिए ना, लेकिन 25,000 टाइप हो गया। हो सकता है ना, तो वो आप कर सकते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन इशू कर सकते हैं, उसका एडेंडम जो है अमेंडमेंट आप इशू कर सकते हैं, वो आपके पावर में है। लेकिन जनरल कंडीशंस एग्रीमेंट। हाँ, हाँ। एग्रीमेंट फॉर्म साइन नहीं करेगा तो फिर एग्रीमेंट हुआ कहाँ? नहीं। हम्म। देखो, देखो, एज ए गुड एम्प्लॉयर आपको कम करना चाहिए, क्योंकि वो आप ये मान के ना चलिएगा कि वो साइन नहीं करेगा। आपसे अवार्ड लेकर के साइन कर दिया तो फिर हम उसके लिए हम क्यों सफर करें? इसीलिए बिडर को ये भी देना रहता है कि आप कहाँ कहाँ ऑलरेडी बिड किए हुए हैं, है ना। वो जानकारी इसीलिए मांगी जाती है कि हमको अगर पता चल गया कि नहीं नहीं यहाँ ये L1 हो गया, हमारे यहाँ भी 3 जगह L1 हो सकता है, वो 3 जगह हम ये अवार्ड कर दिए, वो कहीं साइन नहीं कर रहा, चौथा में भी L1 हो गया, तब आपका आरसीटी को या डब्ल्यूआरटी को बैठा दिया लेकर के। इसीलिए एज ए गुड एम्प्लॉयर आप अपना अपना ना हित देखिएगा, उसका हित तो नहीं देखना है। तो सो कैन वी क्लोज? तुम्हें क्या है टू ऑनलाइन कुछ क्वेरी है किसी का? Sir, the question is, ask sir to please clarify on how many times an extension of time can be recommended if the delay is due to reason beyond the contract time. Also, if first delay result in additional cost, who will be responsible for clearing the cost? इनका कहना है सर कि extension of time लोग अपना कितनी बार भी सकते हैं, अगर यदि cost के कारणों से सर ये भी पूछ रहे हैं कि अगर एक cost बढ़ जाए
तो वैसे केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस बड़े कॉस्ट के? देखो भाई, ये तो आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट ही बतलाता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदेही से टाइम नहीं बढ़ा है आगे, तो वो क्यों कॉस्ट बियर करेगा? जिसकी जो गलती मैंने की ही नहीं, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? उसकी सजा एम्प्लॉयर भुगतेगा। उसको प्राइस एडजस्टमेंट देना होगा, और ईओटी आप बार बार देना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप अपना रिस्क कवर नहीं किए, साइट हैंडओवर नहीं किए, ड्राइंग इशू नहीं किए, दुधारी तलवार है एसबीडी। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है, वो F2 एग्रीमेंट जो ये बात कर रहा था, F2 एग्रीमेंट वाज टोटली वन साइडेड एग्रीमेंट। वो एम्प्लॉयर को सारी शक्ति देता था। वो उस समय बना था जबकि हम लोग ही सशक्त थे, कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्री बहुत ही वीक था। हम ही लोग सीमेंट देते थे, हम लोग उस रिजिम में काम किए हुए हैं। जब कोई प्रोजेक्ट आता था तो उसका जितना सीमेंट होगा खरीद के गोदाम में रख लेते थे, छड़ खरीद के गोदाम में रख लेते थे, बिटुमेन खरीद के गोदाम में रख लेते थे। हमारे यहाँ उसका अकाउंट मेंटेन होता था, है ना, साइट अकाउंट, स्टोर अकाउंट सब मेंटेन। उसको कॉन्ट्रैक्टर इशू कर, कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करता था? लेबर लगाता था, थोड़ा लकड़ी उकड़ी ला के आग जला के अपना काम किया, पानी पिटाया, है ना। उसका पैसा पूंजी नहीं था। तो उस समय जो एग्रीमेंट भी होता था, वो था इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर, क्योंकि सारा रिस्क तो हम कवर कर रहे हैं। लेकिन जब तुम एसबीडी में, अभी जो हम लोगों ने बात किया कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत सारे ऑब्लिगेशन दे दिए, उनके ऊपर रिस्क दे दिए, तो उसको भी पावर दिया हमने, उसको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का भी पावर दे दिया। आप ही नहीं कर सकते टर्मिनेट। वो अगर टाइम पीरियड के अंदर काम नहीं किया, वो चाहे तो आपको लिख के दे सकता है कि साहब हम अब काम नहीं करेंगे। वो भी टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, आप भी कर सकते हो। बोथ आर इक्वली पावरफुल। इसलिए बोले दुधारी तलवार है। एम्प्लॉयर को भी सशक्त बनना होगा। तुम लोग जो हो, आ, हम लोग करते आ रहे हैं, तो नॉर्मली होता ये है कि एम्प्लॉयर का भी कई जगह शॉर्ट कमिंग्स हम लोग फेस किए हैं, है ना। हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाते हैं, क्लियरेंस के लिए नहीं आता है, बार बार रिवाइज करवाता है, बहुत तरह का दिक्कत है। कभी इतना तरह का पहले आंदोलन होता था, बंद हो जाता था, उसके चलते टाइम एक्सटेंशन मिलता था। तो ये सब रिस्क हम लोग कवर करते थे, उसको टाइम एक्सटेंशन देते थे। कोई लिमिट नहीं है। ये तो एम्प्लॉयर को जज करना है कि साहब हमको इससे काम खत्म कराना है, इसको 2 बार एक्सटेंशन देना पड़े, 3 बार देना पड़े। एक कॉन्ट्रैक्ट हम करा रहे थे, उसमें सारा काम कर दिया, शहर के अंदर में बिटुमिनस नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि रोड के नीचे लोग सेप्टिक टैंक बना दिया था। एक जमाने में इतनी पतली रोड थी, अब यहाँ पर जो है सेप्टिक टैंक बना दिया रोड के नीचे। कोई पाइपलाइन ले गया, अब ये चौड़ा करने जा रहा है, तो वहां कुछ और निकल जा रहा है। इस बीच में कोई ओएफसी केबल डाल दिया। सब होता रहता है ना यहाँ पे। तो वो तो रिस्क हमको ना कवर करना है। ऑब्वियसली दिया तो, बट दैट इज नॉट, यू शुड यू शुड ट्राई टू अवॉइड कि एम्प्लॉय पर नेसेसरी कॉस्ट आए। ठीक है। ओरिजिनल से और ओरिजिनल से ही है 25%। मैंने मैक्सिमम मान लो 2 साल का था, पहले 2 महीना का लिया, तो 6 महीना तक जा सकता है ना, उसके बाद नहीं। सुबह से जब फोreclosure होता है, जब हम्म। उसका कोई कंडीशन रहता है कि मान लीजिए डब्ल्यू ले कर दिया था, उसको मिसी करने के बाद ही फोreclose करना है, या जैसा यथावत काम है उसको उस टाइम पर फोreclose करना है? पेमेंट में टॉप लेयर के बाद नहीं, ऐसा कोई नियम कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन तुम हमेशा पब्लिक मनी से काम करते हो, ये सोच के चलो कि अपना वेतन का पैसा से हम काम करा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ही पैसा लगा हुआ है। तो तुम्हारे इंटरेस्ट में होना चाहिए कि साइट को हम सेफ एंड सिक्योर करके तब कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज करें। ईपीसी डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है कि जब भी कॉन्ट्रैक्टर साइट छोड़ेगा, इवन टर्मिनेशन के बेसिस काम में भी, तो साइट को हैजार्ड फ्री बना के छोड़ेगा। तो मान लो गड्ढा किनारे, पूरा पूरा गड्ढा किनारे किए हुए है उसको वाइडनिंग करने के लिए, इस बीच में टर्मिनेट कर दिया, तो रोज गड्ढा में गिरेगा आदमी, अगला कॉन्ट्रैक्टर आने में लगेगा 6 महीना। वो सब नहीं करना है। इसी तरह अगर डब्ल्यूबीएम कर दिया, तो कोशिश हमको करना है कि उसको हम ब्लैक टॉप कम से कम उतना दूर करा लें, जितना तो सिक्योर रहने, तो भी खर्चा पानी में चला जाएगा। तो सरकार का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, पब्लिक मनी का बेस्ट यूज होना, ये हमारे इंटरेस्ट में होना चाहिए।
क्वेश्चन है सर कि RFID रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन क्या है सर? RFI ही वो शब्द है जो हम कह रहे थे। वो जो डेली वो जो देता है ना, वो आंसर आ गया, क्वेश्चन नहीं आया है। वो कॉन्ट्रैक्टर इशू करता है RFI कि साहब हम ये काम कर रहे हैं, दिस इज ए रिक्वेस्ट टू यू दैट यू कम टू दिस पॉइंट एंड इंस्पेक्ट माय वर्क। समझे, वो RFI ही है। इंस्पेक्शन सर एक और क्वेश्चन है सर, हम्म। क्या आप एक्स्ट्रा टेबल एस्केलेशन पेएबल है? जहां भी ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, आप प्राइस एस्केलेशन क्लॉज पढ़िए। पूछने का क्या जरूरत है, प्राइस एस्केलेशन क्लॉज पढ़ो। जब भी उसको आप दोगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जा रहा, जो सब वैलिड था, सब उस पर लागू होगा, इफ ही इज नॉट एट फॉल्ट। इसी को लेकर टाइम ऑफ कंप्लीशन कौन सेक्शन करना कैसे तक? टाइम ऑफ कंप्लीशन रोड के केस में तो मिनिस्ट्री ने बनाया था कि आपका इस नेचर का काम अगर है तो इतना किलोमीटर के लिए आपको इतना दिन देना होगा, इतना के लिए इतना देना होगा, अगर आपको वाइडनिंग करना है तो इतना देना होगा, फोर लेनिंग करना है तो इतना देना होगा। उसमें मानसून अगर इतना से ज्यादा बढ़ जाता है तो मानसून का भी 3 महीना जोड़ दीजिए, 1 महीना आप साइट प्रिपरेशन के लिए उसको दे दीजिए। इस तरह हम लोग का सर्कुलर है RCD के रोड के केस में। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से पूछो, जरूर होगा। कि नहीं कुछ होगा तो वहाँ वैल्यू ऑफ वर्क पर होगा कि 10 करोड़ का बिल्डिंग तक के लिए इतना टाइम देंगे, 5 करोड़ तक के लिए इतना देंगे। आर्बिट्रेरी तो नहीं छोड़ सकते हैं। हम्म। टर्नकी प्रोजेक्ट जो है, वो जैसे EPC प्रोजेक्ट है ना, वो भी एक टर्नकी प्रोजेक्ट ही है। एंड आई थिंक उसमें प्राइस एस्केलेशन होता है। ये चेक कर लेना, ये हम थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है। तुम ठीक कर रहे हो, EPC फिक्स प्राइस है, लेकिन उसमें प्राइस एस्केलेशन होता है कि नहीं, चेक टू बी चेक। सर जो बताया कि टाइम कंप्लीशन ज्यादा दे दिया गया था और वेक्टर काम फेल कर दिया, बाद में पता चला कि टाइम ज्यादा दे दिया गया, तो क्या इस स्थिति में बोनस दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या रिजेक्ट होगा? एक एग्जांपल सही से बोनस सामने के बारे में कब सर और बैठे गलत इंटेंडेड टाइम पीरियड वो क्या बोल सकते हैं? इसी के अंदर कंप्लीट किया, लेकिन पहला जो टाइम पीरियड दिया था वही गलत कैलकुलेट करके दे दिया। उसको 1.5 साल देना था, वो दे दिया 2 साल। वो 1 साल 9 महीना में कंप्लीट कर दिया, तो उसको तो बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि आप उसको बोले थे कि 2 साल में काम खत्म करो, और कर दिया 1 साल 9 महीना में। तो आप उसको कैसे कहेंगे, आप ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। लेकिन आप तो, ये तो बोनस जो आया जिसके पास अप्रूव करने के लिए, वो सोचा कि यार कैसे इतना जल्दी काम खत्म कर दिया, इसको टाइम सही दिया। तो या ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ, कहीं 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 ऑडिट गया तो उसने रेज किया कि साहब इसको तो टाइम ही ज्यादा दे दिया गया था, तो ये तो पहले खत्म करना ही था इसको। इट इज ए फेवर टू द कॉन्ट्रैक्टर, उसका बोनस नहीं दिया गया उसको। हालांकि नहीं देना भी कहाँ तक सही है कि तुम लोग जज करो। कि आपको एक्सटेंडेड टाइम सब उसमें पहले से होने के हैं, वैसे केस में सब बने बोनस जो है सो ओरिजिनल टाइम ऑफ कंप्लीशन के अंदर ही है, वो एक्सटेंशन उसमें। सर again is asking basic difference between EPC and turnkey contract. टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, दैट कैन बी ऑफ दिस काइंड ऑल्सो, कि तुमको हम सारा ड्राइंग देंगे, स्पेसिफिकेशन देंगे, तुम ये काम कर दो, कितना पैसा लोगे। लेकिन EPC में ये लिबर्टी कॉन्ट्रैक्टर को है कि इसका इंजीनियरिंग भी तुम ही करो, इसका डिजाइन तुम करो, इसका प्रोक्योरमेंट तुम करो, कंस्ट्रक्शन तुम करो, हम कुछ नहीं, पैसा लेके बैठे हैं। टर्न की ये हो गया कि जैसे बिल्डिंग का नक्शा हम बना दिए, सब कुछ बना दिए, एस्टिमेट बना दिए, और आपको हम बोल दिए कि साहब इसी नक्शा के हिसाब से बनेगा बिल्डिंग, ऐसा ही रंग होगा, डिजाइन होगा, आप कितना पैसा लोगे, बिल्डिंग बना के दे दो, इतना पैसा दे देंगे। या फाउंडेशन कर दोगे तो 20% दे देंगे, लिंटल कर दोगे और 15% दे देंगे, ठीक है। इस लेकिन अगर वो EPC में बिल्डिंग बनवाओगे तो तुम्हारा डिजाइन है M20 से छत डालने का,
बोलेगा कि नहीं साहब हम इसको प्लीज टेस्ट से हम कर देंगे, या हम कॉलम हटा देते हैं, कॉलम अच्छा नहीं लग रहा है, हम ऐसे कर देंगे। आपको सूट करता है तो करा लीजिए उस तरह से। डिजाइन पूरा इंजीनियरिंग का जवाबदेही ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का है। नहीं वो हम लोग निकालना करते थे ना, वो नहीं। हाँ नहीं, कम इसलिए नहीं करते हैं कि कम करना है, कम इसलिए करते हैं कि नीचे वाला काम का वैल्यू ही कम आता है। जैसे मान लो मिट्टी करोगे ना तो उसका वैल्यू कम आएगा, वही बिटुमिनस करने जाओगे बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। वो कह रहे हैं। चलो हम लोग आज इसको खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं विथ होप कि तुम लोग सब so much. Thank you so much, sir, for this so knowledgeable lecture, sir. और ऐसे और भी सारे सेशंस जो हैं वो हम लोग लाते रहेंगे। और बहुत खुशी हुई कि रिटायर्ड इंजीनियरिंग चीफ, सीडीओ के चीफ और इतने माननीय हमारे सीनियर यहाँ आए हुए हैं और हम सबको ये सारा लेक्चर दिए। एंड सेशन तो अब खत्म हो गया है। आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री अजीत जी, सर पे एक बैग प्रेजेंट करेंगे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। सर प्लीज। फोटो के लिए सब हम उम्मीद करेंगे जब भी जरूरत हो सर हमारे श्योर श्योर खड़े रहेंगे। लास्ट वर्ड फ्रॉम मी, लास्ट वर्ड फ्रॉम मी। अरे मेरे तरफ से एक लास्ट वर्ड। One more thing remaining. हाँ I'd like to invite अच्छा Anshuman. हाँ, He's present to sir. अरे थैंक यू। लास्ट वर्ड कहना चाहते हैं, यू ऑल पीपल आर वेरी टैलेंटेड, कमिंग थ्रू गुड कॉलेजेस, competing through JPSC एंड ऑल, समझे ना। इस डिपार्टमेंट से इतना साल का हम लोग का 40 साल का रहा है अटैचमेंट, तो तुम लोग को देख के बहुत खुशी होती है, समझे ना। इतने नंबर पे तुम लोग आए, सब लोग जुड़े, दिस शोज। और स्पेशली इसलिए कि ये ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी सरकार की तरफ से भी हो और लार्जर स्केल में हो, ये मेरा इच्छा है, विश है। इसको जैसा और फोरम पे उठाए, लेकिन तुम लोग अपने लेवल से इतना मेहनत करके ये काम कर रहे हो, दैट इज सैल्यूट वर्दी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। Thank you so much. Please return my question. One more thing, प्लीज जिन जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है टुवर्ड्स दिस ट्रेनिंग सेशन, इवॉल्व ट्रेनिंग सेशन, प्लीज आप लोग आगे आए और जो भी सहयोग राशि है ताकि हम सुचारू रूप से इसको चला सकें। आपको आइडिया होगा कि सारी बातें प्रोवाइड ये सारी चीजों में कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता है एंड वी आर आस्किंग फॉर द नॉमिनल फीस। प्लीज कंट्रीब्यूट, ये सारे डिपार्टमेंट से हमारा अनुरोध रहेगा और जितना ज्यादा हो सके आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन में भी आए, हमारे कैपेसिटी है अभी। And I'd like to ask everyone for the आ जाओ।